नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। बीए भाग 3 स्पेशल हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र में से आदिकाल का नामकरण, इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले दो वीडियो में आदिकाल के नामकरण और आदिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ, इस विषय पर हमने चर्चा की। आज के इस वीडियो में आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल नामकरण की समस्या विवादास्पद है। विद्वानों ने इस कालखंड को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। सामान्यतः संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है। इस कालखंड में विविध प्रवृत्तियों का साहित्य लिखा गया। हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट और निश्चित नहीं था। आदिकाल का जब साहित्य लिखा तो हिंदी भाषा का स्वरूप जो था स्पष्ट और निश्चित नहीं था। इस कालखंड को भिन्न भिन्न नाम दिए गए। आज भी आदिकाल के नामकरण की समस्या विवादास्पद बनी हुई है। जो नाम दिए गए उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला नाम है वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को वीरगाथा काल कहा है। इसका आधार क्या है? यह नामकरण साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। इस युग में वीर रस के चरित्र काव्य लिखे गए, इन्हें वीरगाथाएं कहा जाता है। इस आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा गया है। इसकी समीक्षा करेंगे तो यह नाम तर्कसंगत नहीं है। जिस 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को वीरगाथा काल कहा है, उनमें से अधिकांश रचनाएं संदिग्ध और अप्रामाणिक है। कुछ ग्रंथ नोटिस मात्र है। दूसरी बात यह है कि इस नामकरण से साहित्य की केवल एक प्रवृत्ति का बोध होता है। इस युग के काव्य में एक साथ अनेक प्रवृत्तियां चलती रही, अर्थात शुक्ल जी का यह नामकरण उचित नहीं है। अन्य इतिहासकारों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। यानी कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नाम दिया था वो 12 ग्रंथ के आधार पर दिया था। इनमें से अधिकांश अप्रामाणिक है, इसलिए ये नाम विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा नाम आता है चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस युग को चारण काल कहा है। इसका आधार क्या है? इस युग के अधिकांश कवि चारण थे, यानी कि वे आश्रयदाता राजा के दरबार में रहते थे, राजा की प्रशंसा करके काव्य लिखते थे। इस आधार पर इस युग को चारण काल नाम दिया। यानी कि जो राजा थे, उनके आश्रय में कवि थे, उनकी प्रशंसा के लिए जो काव्य लिखते थे, इसलिए इसे चारण यानी कि चारण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसकी समीक्षा करेंगे तो यह नाम भी अवैज्ञानिक है, तर्कसंगत नहीं है। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि इस युग के साहित्य में चारण प्रवृत्तियां आंशिक रूप से मिलती है। यह साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए यह नामकरण उचित नहीं है। अन्य विद्वानों ने भी इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया है। तीसरा नाम आता है सिद्ध सामंत युग। यह नाम किसने दिया? राहुल सांस्कृत्यायन ने इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा। इसका आधार क्या है? क्यों कहा? यह नामकरण साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार इस युग के साहित्य में दो प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती है: सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतिपरक रचनाएं। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत नाथ, बौद्ध और जैन साधुओं की धार्मिक साहित्य आता है, और सामंतों की स्तुतिपरक रचना के अंतर्गत अपने अपने आश्रयदाता राजा के गुणगान होते। सिद्ध सामंत युग जो था, तो राहुल संस्कृत जी ने यह नाम दिया है, उसमें दो प्रवृत्तियां है। एक तो सिद्धों की वाणी, उसमें नाथ, बौद्ध और जैन साधु के धार्मिक साहित्य थे। दूसरी प्रवृत्ति सामंतों की स्तुति, जो अपने आश्रयदाता राजा थे उनके गुणगान करते थे कवि। इसकी समीक्षा करेंगे तो यह नामकरण उचित और तर्कसंगत नहीं है। इसमें साहित्य की सभी प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। भाषा शास्त्र की दृष्टि से नामकरण उचित नहीं है। राहुल जी ने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही माना है, इसलिए नाम उचित नहीं। सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृत ने जो नाम दिया है उचित क्यों नहीं? तो उन्होंने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही माना है, इसलिए। चौथा नाम आता है बीज ओपन काल।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को बीजोपन काल कहा है। इसका आधार क्या है? इस नामकरण का आधार यह है कि इस युग में हिंदी साहित्य के बीज बोए गए थे। इस युग में हिंदी साहित्य की सभी प्रवृत्तियों का बीज रोपण हुआ था। समीक्षा करें तो यह नामकरण पूर्णतः असंगत है। कोई भी साहित्य बीज रूप में नहीं होता। इस युग के साहित्य में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी प्रवृत्तियों का निर्वाह हुआ है, इसलिए नाम उचित नहीं। यानी कि बीज रोपण काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया था वो पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया, उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने माना कि इस काल में साहित्य ये हिंदी साहित्य बीज बोए गए। परंतु ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती यानी कि पहले जो साहित्य चल रहा था उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी वो सभी प्रवृत्तियों का निर्वाह प्रवृत्तियाँ ही साहित्य में आ गई, यानी पहले से चली आ रही साहित्य की धारा थी, इसलिए नाम उचित नहीं है। आदिकाल, सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने आदिकाल नामकरण किया। बाद में आचार्य शुक्ल ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे स्वीकार किया। आज अधिकांश इतिहासकार विद्वान इस नामकरण को उचित मानते, यानी कि आदिकाल हिंदी साहित्य का पहला जो काल है, प्रथम जो काल है, उसे आदिकाल कहते हैं। किसने पहले ये आदिकाल कहा? तो मिश्र बंधु। बाद में आचार्य शुक्ल जी ने इसे स्वीकार किया और इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे स्वीकार किया। इसका आधार क्या है? ये नामकरण मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। मानव मनोविज्ञान किसी भी कालखंड को 3 कालों में विभाजित करते हैं, आदि, मध्य और अंत। इसकी समीक्षा करेंगे तो दोस्तों अधिकांश इतिहासकार और आलोचक आदिकाल इस नामकरण को ही स्वीकार करते हैं। आज ये नाम स्वीकारा गया है। ये नामकरण सर्वमान्य और सर्वसम्मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस युग का साहित्य अंतर्विरोधियों का साहित्य है। किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर इस युग का नामकरण नहीं किया जा सकता। किसी एक प्रवृत्ति पर आदिकाल का नामकरण किया नहीं जा सकता। आदिकाल यह नामकरण की उपयुक्त है। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध हो जाता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। इस नामकरण से हिंदी साहित्य के व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर यह पूरा साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, द्वितीयकाल, आधुनिक काल खड़ा है। साहित्यिक दृष्टि से इस युग के साहित्य में हिंदी के आदि रूप के दर्शन होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य के आदि रूप है के दर्शन होते हैं। भाव की दृष्टि से परवर्ती साहित्य की सभी प्रवृत्तियां का बीज इस साहित्य में मिलता है। भाव की दृष्टि देखें तो उसके पूर्ववर्ती साहित्य जो था, आगे चल के जो परंपरा थी, उसके सभी प्रवृत्तियों का बीज इसमें दिखाई देता है। और परवर्ती यानी कि आगे जो साहित्य निर्माण होने वाला, इसका बीज भी उस साहित्य में मिलता है। इस नामकरण से साहित्य की किसी एक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, इसलिए आदिकाल ये नाम ही योग्य और उचित और तर्कसंगत है। यानी कि हिंदी साहित्य के प्रथम जो काल है, इसे आदिकाल ही नाम उचित है। ये नाम पहले मिश्र बंधुओं ने सुझाया था, बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्वीकारा था। इस तरह से आज हम ने हिंदी साहित्य के नामकरण पर चर्चा की है। इस चर्चा में आदिकाल नामकरण में पहले वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इस आदिकाल के नामकरण। आदिकाल का नामकरण देखेंगे तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले कहा था। दूसरा जो नाम दिया था चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तीसरे जो नाम दिया था सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृत है। और चौथा जो नाम दिया है बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और पांचवा जो आदिकाल है सबसे पहले दिया है मिश्र बंधुओं ने, बाद में आचार्य शुक्ल ने, और उसके बाद जो स्वीकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस तरह से ये नामकरण आदिकाल का है। ध्यान तो आज की वीडियो में हमने आदिकाल के नामकरण बारे में चर्चा की। इसका अध्ययन आप करेंगे
तो आगे के जो अभ्यास है अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इस काल की प्रवृत्तियों पर, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ समझ लेंगे तो पूरा हिंदी साहित्य समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।